क्या? चलिए, ठीक है। क्वेश्चन तैयार है क्या? आपके पास है 500 क्वेश्चन जो बोले हैं? अच्छा, ठीक। हाँ। अच्छा, लूसेंट का साइंस किताब है नीचे? नहीं है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल करवा देंगे। तो कल क्या बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे? कल क्या बता रहे थे? ऐसी डिस्कशन चल रहा था। ये क्वेश्चन किस चीज का है? ज्योग्राफी का है? अच्छा। तो कल मैं बता रहा था, बॉटनी से भी कुछ बता रहे थे। आज आप लोग का इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का प्रश्न रहेगा, ठीक है? अब देखिए, पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। प्रश्न पूछा जाएगा कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। अब 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस, ठीक है? जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। जल दिवस। बाघ दिवस कब मनाते हैं? बाघ दिवस 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। समझ गए? ये याद रखना है। इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इकोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? क्या जवाब दीजिएगा? इकोलॉजी का जनक कहा जाता है किसको? बताइए। इकोलॉजी का जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को। अर्नेस्ट हैकल को इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। अर्नेस्ट हैकल को। हैकल हैकल। और इकोसिस्टम का जनक किसे कहा जाता है? आर्थर जॉर्ज टेंसले। 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 पता है? याद रखिएगा, आर्थर जॉर्ज टेंसले। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ऊंट, गधा, इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। समझ गए?
इसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो शाकाहारी चीजों को खाता है। क्लियर हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? कुत्ता, बिल्ली, सांप, लोमड़ी, भालू, ये सब कैसा उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता है। कैसा उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता है। याद रखिएगा, कैसा उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है? बाघ, शेर, चीता, बाज, मोर, ये सब किस में आता है? ये सब आता है तृतीयक उपभोक्ता में। किस में आता है? तृतीयक उपभोक्ता में आता है। किस में आता है? तृतीयक उपभोक्ता में। कौन कौन? बाघ, मोर, शेर, चीता, ये सब किस में आता है? तृतीयक उपभोक्ता में। किस में आता है? तृतीयक उपभोक्ता में। और जीवाणु और कवक किस में आता है? अपघटक में आता है। किस में? अपघटक में आता है। अपघटक मतलब जो किसी चीज को डिकम्पोज कर दे, जो किसी चीज को क्या कर दे? डिकम्पोज कर दे। जो किसी चीज को क्या कर दे? डिकम्पोज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। जो किसी चीज को क्या कर दे? डिकम्पोज, उसे हम अपघटक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दिमाग में रखना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता पता चल गया आपको? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता पता चल गया। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, कौन तृतीयक उपभोक्ता है। समझ में आ गया? इसको दिमाग में रखना है। क्लियर? अब चलिए, अब हम लोग बताए ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ये सब ओजोन परत जो है वो किस पार्ट का हिस्सा है? हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल का। किसका? समताप मंडल का। इसका मेन कार्य क्या है? जो भी सूर्य का अल्ट्रावायलेट रेज है उसको एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, अवशोषित करना। ये क्वेश्चन बन गया। ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, पता है? कौन सा सम्मेलन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987, 1987। ये क्या बोलते हैं? नहीं, मॉन्ट्रियल नहीं, वो क्योटो प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987, 1987 लागू हुआ था 1989। ठीक है, और एक सम्मेलन हुआ था क्योटो सम्मेलन। कौन सम्मेलन? क्योटो सम्मेलन। ये हुआ था 97। क्योटो सम्मेलन क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना किसका? क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य था। क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों में क्या? कमी। ग्रीन हाउस गैसों में क्या करना था? कमी लाना था। ठीक है, कौन सा सम्मेलन? क्योटो सम्मेलन। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ? 1997, 1997। अर्थ समिट कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन 1992, 1992। पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है? कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है? CFC,
CO2, HFC, ये सब क्या है? जलवाष्प। O2 नहीं, हाँ, ये सब क्या है? O3। ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। कौन गैस है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या इससे दिक्कतें होती हैं? ग्रीन हाउस गैस से क्या दिक्कत होता है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस से क्या दिक्कतें होती हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत को नहीं, ग्रीन हाउस गैस का मेन काम होता है वातावरण के तापमान को बढ़ाना। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय तापन, यानी जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आने पर तापमान में क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। तापमान में क्या होता है? बढ़ोतरी होता है। समझ गए? तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य जो गैस है वो है CO2। क्या है? CO2। तो CO2 हमेशा आप याद रखिएगा, यह हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाता है। और एक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? यह ओजोन परत को क्या करता है? मतलब नष्ट करता है। यानी ओजोन लेयर को नष्ट करने में किसकी भूमिका होता है? CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्वेश्चन यहां से पूछेगा आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कहते हैं CFC। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखिएगा। तो CFC का महत्व समझ में। ओजोन लेयर को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डाबसन यूनिट का। किसका? डाबसन यूनिट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? डाबसन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डाबसन यूनिट का। किसका? डाबसन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इसको दिमाग में रखना है। ओजोन पता चल गया, CO2 पता चल गया। अम्ल वर्षा क्या है? एसिड रेन क्यों होता है? अम्ल वर्षा प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि अम्ल वर्षा का मेन कारण क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? अम्ल वर्षा का मेन कारण क्या है? तो बताइएगा SO2 और NO2 गैस का बढ़ना। SO2 और NO2, अगर आपके वातावरण में SO2 का मात्रा और NO2 का मात्रा बढ़ेगा तो कौन सा वर्षा का खतरा बढ़ेगा? अम्ल वर्षा। कौन वर्षा? अम्ल वर्षा, जिसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन, अम्ल वर्षा कहते हैं। याद रखिएगा, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा का मेन कारण क्या है। समझ गए? ये दिमाग में रखना है। तो अम्ल वर्षा क्या दिक्कतें करेंगी? एसिड रेन ताजमहल को प्रभावित करेगा, मिट्टी की क्षारीयता कम कर देगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, समुद्र में पाए जाने वाले मोलास्का संघ के जो जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। किस वर्षा से? अम्ल वर्षा से। और अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, H2SO4 कहा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेनली ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अब अम्ल वर्षा हो गया,
एयर पोल्यूशन से प्रश्न पूछता है। एयर पोल्यूशन, अभी वर्तमान समय में एयर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है? एयर पोल्यूशन का मेन कारण जैसे CO2, SO2, NO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने का मेन कारण क्या है? CFC जो है गैस कैसे बढ़ता है, किस कारण? एसी का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा गैस बढ़ेगा? CFC। अगर प्रश्न पूछेगा कि CFC गैस का मेन कारण क्या है? एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब CFC गैस के निष्कासन में मदद करता है। और CO2, SO2, NO2 ये सब कल कारखाने, उद्योग धंधे, मोटर वाहनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से ये गैस बढ़ता है। तो ये गैस बढ़ने से क्या दिक्कत होगा? तो सबसे पहले पर्यावरण प्रभावित होगा। पर्यावरण प्रभावित होगा यानी पर्यावरण में जो स्वच्छ एयर है वो दूषित होगा और उस एयर को जीव प्राणी ग्रहण करेगा और उस जीव प्राणी जब ग्रहण करेगा तो उसमें कई गंभीर तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। किससे? एयर पोल्यूशन से। ठीक है। वाटर पोल्यूशन का भी मेन कारण क्या है? वाटर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है? देखिए, उद्योग धंधे से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का सीधा प्रवाह कहां? नदियों में। ठीक है। और धार्मिक अनुष्ठान, शव का जलाना, ठीक है, ये सारी चीजों के कारण वर्तमान समय में हमारा जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। बेतहाशा पॉलीथीन का उपयोग करना, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, कीटनाशक चीजों का इस्तेमाल करना, ये सभी किसके कारण है? जल प्रदूषण का और मृदा प्रदूषण का, जिसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। अब इस पृथ्वी पर दो तरह का पदार्थ है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक वैसा पदार्थ जो डिकम्पोज, यहां से एक प्रश्न आपको पूछेगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है और बायोडिग्रेडेबल क्या है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। बात को पहले समझिएगा। इस पृथ्वी पर दो तरह का मटेरियल है, जैसे वैसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाए, जिसका रिसाइकिल हो, जिसका रिसाइकिल हो, उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। और जो डिकम्पोज ना हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अब आपसे प्रश्न हम ये करें, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिकम्पोज नहीं होगा। प्लास्टिक, शीशा, पॉलीथीन, कीटनाशक, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जिसकी उत्पत्ति हुई है, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधा, वनस्पतियां, ये सभी क्या है? ये सभी बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। मतलब ये सब डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि किसका इस वातावरण में अपघटन होता है, अपघटन का मतलब डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे आदमी है, तो आदमी को मान लीजिए जमीन के अंदर मरने के बाद दफना दिया जाता है, तो फिर वो आदमी क्या क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। बात समझ गए? लेकिन वही प्लास्टिक का बोतल डिकम्पोज नहीं होगा, शीशा डिकम्पोज नहीं होगा, पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन आदमी है, जानवर है, पेड़ पौधा है, वनस्पतियां हैं, ये सभी डिकम्पोज होने वाले हैं। इसलिए इनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। और जो डिकम्पोज ना हो, जो अपघटित ना हो, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो पदार्थ कितने तरह का?
दो तरह का, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। पदार्थ कितने तरह का? दो। क्लियर हो गया? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। यहां से एक प्रश्न पूछता है, समझ गए? तो आपको क्या जवाब देना है कि वैसा पदार्थ जो डिकम्पोज ना हो, जो डिकम्पोज ना हो, और एक ऐसा पदार्थ जो डिकम्पोज हो जाए। तो आप उतना ही समझ के करना है आपको, समझ गए? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ पता चल गया आपको, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाएगा कि इकोसिस्टम का निर्माण किससे होता है, क्या जवाब दीजिएगा? जैविक घटक तथा अजैविक घटक के, बायोटिक कंपोनेंट एंड एक बायोटिक कंपोनेंट के मिलने से किसका निर्माण होता है? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है? पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है महासागर। क्या है? महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है? महासागर। ठीक है, अभी याद रखना है। अब इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है? दो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर इकोसिस्टम कितने प्रकार का है? दो। ये प्रश्न पूछा गया है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आप कहेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या क्या होता है? तो जैसे जिसका निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, और जिसका निर्माण इंसानों के द्वारा हुआ है उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब आप बोलिएगा जैसे सागर, महासागर, मरुस्थल, पहाड़, पर्वत, जंगल, ये सब का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? गॉड, ईश्वर के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे हम बगीचा, फसल का मैदान, तालाब, फुलबाड़ी, ये सब कैसा इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम में सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है? महासागर। कौन है? महासागर। इकोसिस्टम में सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है? महासागर। क्लियर? अब इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का, अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो जवाब देंगे सूर्य। क्या जवाब देंगे? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। याद रखना है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। ठीक है। अब एक होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक। किसको कहते हैं? हरे पेड़ पौधे को, शैवाल को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह खाना खुद से बनाता है। खाना खुद से बनाता है, इसीलिए इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है। अब प्रोड्यूसर पर कौन डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर, शाकाहारी जीव। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड है, तो क्या जवाब दीजिएगा? प्रोड्यूसर पर। किस पर? प्रोड्यूसर पर। प्राइमरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड है? प्रोड्यूसर पर। ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर पर।
और टर्सरी किस पर डिपेंड है? प्राइमरी पर भी और सेकेंडरी पर भी। ठीक है, अब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। सूर्य से संबंध है किसका? प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर से कौन डिपेंड है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से कौन डिपेंड है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी से कौन डिपेंड है? टर्सरी कंज्यूमर। अब आपसे हम पूछें, एक नियम दिया था ऊर्जा का 10% नियम, एनर्जी का 10% नियम कौन दिया था? लिंडमान। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रश्न आएगा लिंडमान के द्वारा। ऊर्जा का 10% नियम, ऊर्जा का 10% नियम दिया था लिंडमान ने दिया था। ऊर्जा का 10% नियम कौन दिया था? लिंडमान ने दिया था। ऊर्जा का 10% नियम लिंडमान ने दिया था। ये प्रश्न कभी कभी पूछता है कि ऊर्जा का 10% नियम कौन दिया था, तो कौन दिया था? लिंडमान। समझ गए? अब इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है, और सूर्य का संबंध प्रोड्यूसर से है। सूर्य का संबंध किससे है? प्रोड्यूसर से, जिसको हम उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। अब आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अगर सही इकोसिस्टम हो, कैसा सही इकोसिस्टम, तो सही इकोसिस्टम किस पर डिपेंड करेगा? प्रोड्यूसर पर। आप जिस पृथ्वी पर पेड़ पौधा वनस्पतियां जितना ज्यादा होगा, वहां पर प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा होगा। प्राइमरी कंज्यूमर के साथ साथ सेकेंडरी कंज्यूमर भी ज्यादा होगा, और टर्सरी कंज्यूमर भी ज्यादा होगा। तो आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इस पृथ्वी पर जंगल कितना प्रतिशत होना चाहिए पूरे भूभाग का? 33%। कितना? 33%। यानी जितना पृथ्वी पर जमीन है, उसके कुल जमीन का 33% पर क्या होना चाहिए? जंगल। क्या होना चाहिए? जंगल, वनस्पतियां होना चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा जंगल है कहां? रसिया के पास। सबसे ज्यादा जंगल किसके पास है? रसिया के पास है। समझ गए? विश्व में भारत का भी स्थान है, भारत का भी स्थान है जंगल का। ठीक है, लेकिन भारत में वर्तमान समय में कुल भूभाग का मात्र 24.6% ही जंगल है। 24.6%। होना कितना चाहिए? 33%। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि क्या भारत में 33% भूभाग पर वन है? नहीं है। मात्र कितना है? 24.6%। लगभग 24.5% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं, जो अभी भी औसत से कम है। अब भारत में सबसे ज्यादा जंगल, भारत में सबसे ज्यादा जंगल है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल कहां है? मध्य प्रदेश में। अगर हम बोलेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहां है? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर कौन आता है? छत्तीसगढ़ आता है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? छत्तीसगढ़ आता है। तो पहला स्थान किसका हुआ? पहला स्थान किसका हुआ? मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा स्थान छत्तीसगढ़। तीसरा स्थान किसका हुआ? छत्तीसगढ़ का। अब डेंसिटी में पूछेंगे,
डेंसिटी में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? मिजोरम। डेंसिटी में सबसे ज्यादा जंगल मिजोरम, सबसे ज्यादा जंगल डेंसिटी में मिजोरम। और भारत में सबसे कम जंगल कहाँ है? हरियाणा। भारत में सबसे कम जंगल कहाँ है? हरियाणा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे कम जंगल कहाँ है, तो आप जवाब देंगे हरियाणा। क्या जवाब देंगे? हरियाणा। याद रखना है, सबसे कम जंगल है हरियाणा में। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा डेंसिटी में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब जंगल जो है वो टोटल जंगल कितना है? 24.5। लेकिन जंगलों का मेन, इतना तेजी से घटने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है शहरीकरण, उद्योग धंधों का विकास, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि। आप याद रखिएगा, जंगल कटाई हो, जीव जंतुओं का संख्या में कमी, इसमें एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, और दूसरा है औद्योगिक विकास, उद्योग धंधों का विकास। क्योंकि उद्योग धंधों का विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जंगल प्रभावित होंगे, और जनसंख्या वृद्धि होगा तो भी पेड़ पौधे वनस्पतियां जंगल प्रभावित होंगे। तो जंगल प्रभावित होने का मेन कारण यही है। अब भारत सरकार, आपको पता होना चाहिए, विश्व में एक सम्मेलन किया गया था। सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था पर्यावरण से संबंधित? पर्यावरण, हाँ, पर्यावरण से पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, और उस सम्मेलन का नाम था पर्यावरण सम्मेलन था। ये हुआ था 1972 में। तो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में, और ये हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कब हुआ था? 1972 में। और वर्ष 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को। तो आज हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 1972 को। यानी पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972 को। और कहां हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी कहां? स्टॉकहोम में। याद रखना है, स्वीडन की राजधानी कहां? स्टॉकहोम में। क्लियर हो गया? स्वीडन की राजधानी कहां? स्टॉकहोम में। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में क्या हुआ? पहला पर्यावरण सम्मेलन। क्लियर? अब दिमाग में रखना है कि पहला तो समझ में आ गया। अब पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारत सरकार वर्ष 1973 ईस्वी में, भारत सरकार वर्ष 1973 ईस्वी में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना किया। किसका स्थापना? टाइगर। क्योंकि देखिए, जंगल तभी बचेगा जब आप टाइगर को बचाइएगा। क्योंकि टाइगर वैसे जगहों पर रहता है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। तो घना जंगल रहेगा तभी ना टाइगर रहेगा।
तो इसके लिए भारत सरकार टाइगर रिजर्व की स्थापना किया है और वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व है लगभग 54 टाइगर रिजर्व है। तो उसमें सबसे पहला टाइगर रिजर्व का नाम था, सबसे पहला टाइगर रिजर्व का नाम था क्या? नाम था जिम कार्बेट। क्या नाम था? जिम कार्बेट। पहला टाइगर रिजर्व का नाम था जिम कार्बेट। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि पहला टाइगर रिजर्व का नाम क्या था? जिम कार्बेट। कहां है? उत्तराखंड में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला टाइगर रिजर्व का नाम क्या था? जिम कार्बेट। ठीक है। अब राजा जी कहां पड़ता है? राजा जी उत्तराखंड में। अब ध्यान रखना है, अब कई टाइगर रिजर्व के नाम हैं, जैसे जिम कार्बेट उत्तराखंड, राजा जी उत्तराखंड। दुधवा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा यूपी। दुधवा उत्तर प्रदेश। दुधवा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। बेतला कहां पड़ता है? बेतला झारखंड। बेतला कहां पड़ता है? झारखंड। वाल्मीकि नगर बिहार। वाल्मीकि नगर बिहार। सुंदरबन कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। बुक्सा कहां पड़ता है? बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। बुक्सा कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। बेतला झारखंड। सुंदरवन झारखंड, हाँ वेस्ट बंगाल। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल। पूरा ये जो टाइगर रिजर्व है ना, वो पूरा टेलीग्राम पर हम दे दिए हैं। ठीक है। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क आप पूरा टेलीग्राम देखिएगा, उसमें दिया गया है। ऑनलाइन वाले लड़के भी देख लेंगे। जितना नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आप लोग ज्वाइंट ही है, ऑनलाइन वाले लड़के भी ज्वाइन कर लेंगे। कुणाल सर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल खोलिएगा, कुणाल सर बायोलॉजी लिखना है आपको, तो वहां पर जैसे ही खोलिएगा ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर सारा आपको टाइगर रिजर्व मिल जाएगा टोटल। समझ गए? हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं, वहां देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसे हम आपको याद करवा रहे हैं। तो ये पता चल गया आपको, समझ गया है। मानस कहां पड़ता है? असम। मानस कहां? असम। अगर प्रश्न पूछेगा कि मानस कहां पड़ता है? असम में। काजीरंगा असम। काजीरंगा असम। डिब्रू सैखोवा असम। डिब्रू सैखोवा असम। डिब्रू सैखोवा असम। नो क्रेक कहां पड़ता है? नो क्रेक मेघालय। नो क्रेक मेघालय। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। नंदा देवी,
उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। क्लियर। नोक्रेक मेघालय, नोक्रेक मेघालय। गिर कहां पड़ता है? गुजरात। गिर कहां? गुजरात। कच्छ, रण का कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात। रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान। सरिस्का, सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान। रामधर विषधारी राजस्थान, रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। सुल्तानपुर हरियाणा। घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पड़ता है? राजस्थान। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पड़ता है? राजस्थान। क्यूलड्यू नेशनल पार्क, क्यूलड्यू राजस्थान। केवलादेव क्यूलड्यू नेशनल पार्क राजस्थान। किश्तवाड़ कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। दाची गांव जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, दाची गांव जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ और दाची गांव जम्मू कश्मीर। पन्ना कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। रंगनाथीटू पक्षी अभ्यारण्य कहां पड़ता है? रंगनाथीटू कर्नाटक, कर्नाटक। हेमिस हाई, हेमिस हाई लद्दाख, हेमिस हाई लद्दाख, हेमिस हाई लद्दाख। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। प्रश्न अगर पूछेगा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। इतना आपको याद रखना है प्रश्न, समझे? इतना जो बताए हैं लगभग 200-250, इसको दिमाग में रखना है आपको, समझ गए? बहुत सारा क्वेश्चन तो है। सिमलीपाल कहां पड़ता है? सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल कहां पड़ता है? उड़ीसा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़।
मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। नीलगिरी, नीलगिरी है तमिलनाडु, कर्नाटक, इसी आस बॉर्डर पर है, तमिलनाडु कर्नाटक केरल। ठीक है, नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था है। उसकी स्थापना किया गया 1986। और सबसे पहला टाइगर रिजर्व कब बना? 1973, 1973, 1973। नाम क्या था? जिम कार्बेट। नाम क्या था? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट किसका? 1973, 1973, 1986। पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986, 1986। समझ में आ गया? तो इसको आपको इतना याद रखना है, समझ रहे हैं? तब काम चलेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन याद रखना है इकोलॉजी से, और यही मोटा मोटी इस बार पूछा है एग्जाम में। समझ गए? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ 1 to 5 में जो है ना 15-16 क्वेश्चन इससे पूछा है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से। हाँ तो इसमें जितना पढ़ाए हैं ना उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछा है। लेकिन आता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन पूछिए देगा। इन्वायरमेंट से एकदम क्वेश्चन रहेगा, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहेगा। जितना बताए हैं ना इसी पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जितना हमने आपको बताया है। समझ गए? इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। समझ गए? और भी कल इसका जो भी पार्ट रहेगा वो कल हम बताएंगे, इतना पहले ये कर लीजिएगा। समझ गए? इकोलॉजी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हम पीडीएफ टेलीग्राम पर दिए हैं, ऊपर जाके चेक कर लीजिएगा। इकोलॉजी का तो 150 क्वेश्चन हम दिए हैं ऊपर में। ठीक है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पूरा एक बार सर्च। अच्छा, इसको हम कर देंगे, करवा देंगे। ठीक है, जो भी होगा उसको हम करवा देंगे। ठीक है, समझ गए? तो इसको कर लीजिएगा, कल भी क्लास चलेगा आपका। हो सकता है कि 2 दिन क्लास आपका ज़्यादा देर तक रहे, 4-4 घंटे का क्लास रहेगा। मे बी हम सोमवार तक आपका क्लास लेंगे, ये सोमवार तक। समझ गए? उसके बाद आपका क्लास एक आध सप्ताह तक, सोमवार मंगल तक लेंगे, एक आध सप्ताह तक बंद रहेगा, 4-5 तक। उसके बाद फिर आप लोग को बता दिया जाएगा, जब पेपर दे के आएंगे तो फिर पेपर दे के आइएगा, तब तो फिर एक आध सप्ताह होली का माहौल आ जाएगा। तब फिर आपको होली के बाद जो है 25 के बाद फिर जो अगस्त में पेपर होगा उसकी तैयारी होगा।